नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर आर्थिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से जुड़ी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया, संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला, और फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा बना रहेगा। ईडब्ल्यूएस कोटे पर 5 जजों की बेंच का यह फैसला इस वक्त आपके सामने है। 3 जजों ने पक्ष में फैसला सुनाया। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के साथ एक बड़ी राहत मिली। तो ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर संसद के दोनों ही सदनों में विरोध में मतदान किया था, और ऐसे में आरजेडी अब किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगती नजर आएगी। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। उधर कांग्रेस और जेडीयू ने कहा कि फैसला स्वागत योग्य है। आरजेडी ने कहा कि यह वैज्ञानिक नहीं है। भारत की न्यायिक व्यवस्था ने कमजोर और गरीब के साथ न्याय किया है। आरक्षण की पूरी सोच इसी चीज पर निर्भर करती थी कि समाज के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति जो कमजोर है, मार्जिनलाइज्ड है, उसे किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आज देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देश में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले को सकारात्मक फैसला माना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है। ये तो संविधान में है, तो इसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। और ऐसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हमेशा से न्याय के साथ विकास के पक्षधर रहे हैं, और इसी संदर्भ में आप देखते होंगे पंचायत में आरक्षण, या फिर जो भी बिहार के जितने भी सर्विस हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण, फिर जाति के आधार पर आरक्षण, और अब आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात हुई तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी शर्त के और इसमें उन्होंने सहमति दी अपनी। इसलिए जब संविधान में ये बात है तो इस पर किसी भी तरह की आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे सारे फैसले ऐतिहासिक होते हैं, इतिहास इसकी विवेचना करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पक्ष रखा था सदन में। मुझे बेहद खुशी है कि जब इस पर बहस चल रही थी तो डीएमके और आरजेडी के पक्ष के जो हमारे बिंदु थे, उन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द बहस हुई थी। हमने संवैधानिक ढांचे की बात की थी। और अब बात सीएम नीतीश कुमार की जनता दरबार की, जिसमें एक महिला की शिकायत पर सीएम नीतीश कुमार डीजीपी को फोन लगाते नजर आए और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। महिला ने पुलिस पर गांजे के एक झूठे केस में उसके बेटे को फंसाने का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि उसने हर जगह इसकी शिकायत की, लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिला। महिला की शिकायत पर सीएम ने डीजीपी को कार्रवाई का निर्देश दिया। गाजा में मेरा बचवा फंसा दिया। क्या बोल रही? गाजा में फंसा दिया। गांजा जी सर, उठाए हमारे घर पर से मनोज रजा की यहाँ से दिया है, ठाकुरबाड़ी टोला से। कंपनी सर जांच चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए सर। मेरा बच्चा फंसा दिया गाजा में सर। एसपी साहब के यहाँ गए, डीएसपी साहब के यहाँ गए, मुख्यमंत्री मंत्री साहब के यहाँ गए, सबके यहाँ गए सर। हेलो नमस्कार, देख लीजिए महिला ये करे गलत तरीके से फंसा दिया गया। ठीक है, देख लीजिए। बिहार
विधानसभा उपचुनाव का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गया। गोपालगंज में बीजेपी ने बाजी मारी तो मोकामा में आरजेडी को बड़ी जीत हासिल हुई। गोपालगंज में कुसुम देवी के सिर जीत का सेहरा बंधा तो मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत का परचम लहराया। जीत पर तो जश्न हो ही रहा है, लेकिन दोनों गठबंधन हार को भी अपनी जीत ही बता रहे हैं। हार को जीत बताने का दोनों का अपना अपना तर्क है, अपना अपना फॉर्मूला है। बीजेपी ये कह रही है कि मोकामा में सरकार नहीं बल्कि छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह जीत गए। बीजेपी के उत्साह का दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण आरजेडी की जीत का अंतर घटना है। बीजेपी के मुताबिक यहां सरकार का धुआं धुआं हो गया। 7 दलों के गठबंधन के बावजूद नीतीश सरकार ज्यादा अंतर से जीत नहीं पाई। मोकामा और गोपालगंज की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों जगह से जो प्रत्याशी जीते हैं उन दोनों प्रत्याशी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि अपने जो जनता ने उन पर भरोसा किया है उन भरोसा पर उतरने का काम करें। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि यह जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और तब 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। पिछले बार जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे राजद से तो उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवार को 35,000 वोटों से हराया था। तो वहीं मोकामा में बीजेपी की हार पर बीजेपी क्या कह रही है, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दोनों जगह बेहतर मिला है और बिहार का जनादेश महागठबंधन को फेल किया। महागठबंधन फेल हो गई इस चुनाव में। जहां तक मोकामा की बात है, मोकामा में सरकार हार गई, वहां छोटे सरकार जीत गए। और आप समझिए सरकार इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद भी 2000 वोट वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का घट गया। तो इसका मतलब अब नीतीश कुमार का कोई कैडर वोट नहीं है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की जीत छोटे सरकार की जीत है या सरकार की जीत नहीं है। पूरी सरकारी ताकत को, सरकारी तंत्र को और एक तरह से पूरी सरकार, यहां महागठबंधन की सरकार आधी बटकर गोपालगंज में बैठ गई थी, आधी बटकर मोकामा में बैठ गई थी। लेकिन वहां की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बुलंदी से चुनाव लड़ा और उसका परिणाम है कि 63,300 वोट एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। वहीं गोपालगंज में आरजेडी की हार पर महागठबंधन क्या कह रही है, ये सुनिए। विधायक की मृत्यु हुई थी, असामयिक मृत्यु हुई थी। जब कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उपचुनाव में मृत्यु के बाद जो उपचुनाव होता है तो सहानुभूति की एक लहर होती है। उसके बावजूद अगर हमारे आधार समूह ने, हमारे वोटर्स ने, तेजस्वी जी और लालू जी ने जो अभी फैसले लिए हैं माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के साथ, उस पर एक तरह से मुहर लगी है। हाँ, तो माहौल था ही कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं चला। इसलिए हम लोग अनंत सिंह जी की पत्नी जीती हैं और मैं पूरे मोकामा के सभी वोटर्स को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपने मोकामा के हित में, बिहार के हित में, देश के हित में आपने महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताया है। कि वहां पर ओवैसी के उम्मीदवार खड़े हो गए, आपको आदरणीय साधु यादव जी अपने पत्नी को खड़ा कर दिए तो वो भी वोट ले गए। सब वोट महागठबंधन का है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने गोपालगंज में आरजेडी की हार के लिए ओवैसी और मामा साधु यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ट्वीट किया और तेजस्वी अर्जुन के तीर की भांति अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखी। राहों में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती ही हैं, कभी ओवैसी के रूप में तो कभी कंस के रूप में,
मगर मुश्किलों से लड़कर ही बीजेपी जैसी षड्यंत्रकारी पार्टी को हराना है, और वो भी ऐसी हार जैसे भारत से अंग्रेजी सत्ता की विदाई हुई हो। ये ट्वीट रोहिणी आचार्य की तरफ से। तो रोहिणी आचार्य के बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक बनाने वाले कुनबे की लड़ाई है और बीजेपी इस कुनबे से बाहर है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव से ये साफ है कि गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी की विश्वसनीयता बढ़ी है। देखिए, वोट बैंक बनाने वाले कुनबे की लड़ाई है। हम इस कुनबे की लड़ाई से बाहर हैं। ये ओवैसी जाने, लालू प्रसाद यादव जाने कि किस वोट को क्यों और किस आधार पर वे लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना परचम फहराया है और यह संदेश दे दिया है कि गठबंधन टूटने के बाद पार्टी का वोट, पार्टी की सीट और पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ी है। और यह संदेश आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बनाने में सक्षम है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा पर हैं। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मदद लेने के मामले में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार और बड़ा हमला किया। मनरेगा पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 10,000 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के अफसर इतने मस्त हैं कि 10 में से 6 रुपए वो दिल्ली में ही छोड़ देते हैं और 4 रुपए जो आते हैं बिहार में, उसमें 30% कमीशन भ्रष्टाचार के रूप में ले लिया जाता है, जिसके कारण बिहार की जो दुर्दशा है वो बनी हुई है। सरकार को दिल्ली से मिलता है 10,000 करोड़ रुपया साल का। 10,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार अगर चाहे तो दिल्ली के सरकार से, दिल्ली के बजट से ले सकती है, ताकि यहाँ के लोगों को मनरेगा में मजदूरी मिले। हमने के पिछला 7 साल से कितना रुपया लेता नहीं जा, 4,000 करोड़ रुपया। मतलब 10 रुपया में 4 रुपया लेता नहीं जा। इतना खा पी के जा अफसर मस्त बाड़न कि 10 में 6 रुपया हमने के दिल्ली में छोड़ देता नहीं जा। और 4 रुपया जो ना हो तो हमें 30% कमीशन पहले पीसी लेता अफसर, 30% 40%। जाके आदमी के दुर्दशा ना हुई तो क्या हुई रहा बताएं। तो प्रशांत किशोर के आरोप पर सियासत भी शुरू हो गई। प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जहां नीतीश सरकार पर हमला किया, वहीं महागठबंधन ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। ये उनके लापरवाही का नतीजा है। सरकार बेपरवाह है और अफसर लाचार हैं। ये अपने, और उसमें भी 30% कमीशन में चला जाता है। क्या मनरेगा के मजदूरों को पैसा मिलेगा? बिहार की गरीबी का कारण यही है। प्रशांत किशोर जी की भाषा भाजपा के नेताओं की भाषा से मैच खाती है। भाजपा की बी टीम बनकर बिहार में घूम रहे हैं। कहां से फंडिंग हो रही है हर कोई समझ रहा है। किस तरह से ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर ये सचमुच बिहारी होते, बिहार की अस्मिता से इन्हें प्रेम होता, तो जिस तरह से नीतीश कुमार जी मजबूती से केंद्र की सरकार के सामने बिहार के हक की बात करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसकी बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी भी इन्हीं मांगों का समर्थन करते। सरकार से मुहैया किया गया मनरेगा का 10,000 करोड़ रुपया के बदले महज 4,000 करोड़ रुपया ये ले पाते हैं, और उसमें भी 30% का भ्रष्टाचार है, और ऊपर से मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अरे ये आपका इरादा है, चंद भ्रष्ट लोगों की कठपुतली बन गए हैं आप मुख्यमंत्री जी, और इसी तरह से बिहार में किसी भी चीज की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को जानकारी नहीं है। देखिए, मनरेगा में जो बिहार का हिस्सा है उसका मात्र 30% बिहार को मोदी सरकार दे रही है, केंद्र की मोदी सरकार। 70% पर तो मोदी जी कुंडली मार के बैठ गए हैं, दे ही नहीं रहे हैं। उस 30% से जो काम हो रहा है गांव में, आप जाके खुद देख लीजिए। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भाई प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे हैं। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने सूचना का अधिकार कानून बनाया था। उस कानून के तहत प्रशांत किशोर जी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ना हो तब तो, यहां तो बस किसी को बदनाम कर दो, किसी के बारे में झूठ बोल दो और झूठ की राजनीति करते रहो।
खबर पटना के गर्दनीबाग थाना के अनीसाबाद स्थित न्यू बाईपास से, जहां पर अपराधियों ने रविवार रात दवा दुकानदार से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया और करीब 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने न्यू बाईपास पर स्थित मेडिकामेंट नामक दवा दुकान में घुसकर दुकानदार से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस दौरान दुकान में 2 कर्मी मौजूद थे। इन कर्मियों ने अपराधियों का विरोध जब शुरू किया तो अपराधियों ने इन्हें गोली मार देने की धमकी दी, जिसके बाद अपराधी यहां से 20,000 रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। अपराधी थे जो मेडिकल दुकान में कल रात्रि लगभग 9:30 बजे घुस के काउंटर से हथियार का भय दिखा के कुछ रुपया 15,000 के लमसम लूट लिए। जांच पड़ताल कर रहे हैं हम लोग, सीसीटीवी देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं, बाकी का बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बेगूसराय में रेलवे गुमटी पर लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद लोग जल्दबाजी कैसे दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। रेलवे फाटक बंद है, यानी इस वक्त आवाजाही करना मना है, लेकिन इसके बावजूद देखिए कैसे लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑटो वाले भी जल्दबाजी में ही नजर आते हैं। लोगों की जान इस जल्दबाजी की वजह से जा सकती है और कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन लोग उन घटनाओं से सबक सीखने को तैयार नजर नहीं आते। पूरा मामला बछवाड़ा रेलवे जंक्शन और साठा स्टेशन के बीच गुमटी संख्या 22B का है। क्या ये बीच में ऑटो लगा हुआ है और गेट बंद है? बीच में तोड़ने, बूम तोड़ते तोड़ते जब बूम गिरता है ना तो एक लिमिट में है दे दिए हुए सिग्नल, वहीं पर रुकना है। ये जबरदस्ती जाते हैं, बूम बचाते बचाते मजबूरी में हमें करना पड़ता है। कहीं आ जाए, बीच में ट्रेन आ जाएगा, बीच में नहीं आएगा, बीच में आएगा तो हम रिस्पॉन्सिबल है ना। नहीं तो अभी तो ये ऑटो बीच में लगी हुई है। इसका रिटर्न लिखवा दीजिए सर जी, हम लोग क्या है, हम अधिकारी हैं, अधिकारी आएगा तो क्या बोलेंगे हम। बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां पर किडनैप कारोबारी की रिहाई हुई है। नवादा जिले से रिहाई हुई है कारोबारी की। 2 किडनैपर को गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान एक बड़ी कामयाबी, एक वाहन भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, जब्त किया है। बाजपट्टी का रहने वाला कारोबारी बताया जा रहा है। 2 नवंबर से ये कारोबारी लापता था और नवादा जिले से इसकी रिहाई मुमकिन हुई है। 2 किडनैपर को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ इस वक्त होती हुई। मामला संज्ञान में आते ही तुरंत बाजपट्टी थाना द्वारा FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज करने के उपरांत मेरे द्वारा DSP हेडक्वार्टर 1 की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई। तुरंत छापामारी करते हुए जो अपहृत है उसे बरामद करने के लिए इसमें DIU की टीम को भी लगाया गया था। सभी ने मिल करके रात्रि में जग करके लगातार छापामारी किया, जिसमें कि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। लगभग 24 घंटे के अंदर ही जो अपहृत है उसे नवादा जिला से बरामद किया गया। जो अपहरण करता थे 2 व्यक्ति, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। भी मारपीट किया, उसके बाद गार्जियन को बुलाने के लिए कह रहा था। कितना टोटल कितना पैसा दिया सर? उनको हम 25,000 रुपये टोटल दिए हैं और जो पल में था वो छीन लिया। कितना पैसा था पास में? पास में वही 25,000 रुपये था, वो भी छीन लिया। डिमांड कितना किया था? कितना पैसा? 2 लाख का डिमांड किया था। कटिहार में पूर्व जिला परिषद से बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने घर से बुलाकर घर के सामने ही संजीव मिश्रा के सिर में गोली मार दी। संजीव मिश्रा की इसी दौरान मौत हो जाती है। बिहार बंगाल के बॉर्डर में बसे सुदूर इलाके में वर्षों से बीजेपी की राजनीति को बुलंद करते आ रहे हैं संजीव मिश्रा, और इससे पहले भी विधान परिषद चुनाव के दौरान इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और आज सुबह उनके घर के सामने ही उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। संजीव मिश्रा कटिहार विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के बेहद नजदीकी बताए जाते हैं। बीजेपी नेता की हत्या पर लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश है। पूर्व जिला परिषद संजीव मिश्रा की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने तिलता थाना को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर पहली तस्वीर में रोते बिलखते परिजन, आक्रोशित भीड़ नजर आ रही होगी, वहीं दूसरी तरफ थाने में पहुंची इस भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की और थाने से सभी पुलिसकर्मी फरार हो गए।
बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पर शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक तस्कर की मौत हो गई जबकि उसका दूसरा सहयोगी गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया है। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के बैजुआ दियारा की है और लगभग 4 घंटे तक दोनों ही तरफ से यानी कि जो शराब तस्कर थे उनके और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटनाएं होती रहीं और इसी दौरान अपराधियों की तरफ से 30 राउंड जबकि पुलिस की तरफ से 11 राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब और 27 खोखे को बरामद किया। श्रीनगर थाना की गुप्त सूचना के आधार पर नाव के जरिए उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर शराब तस्करी के लिए लाए जा रहे शराब को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी, जिस दौरान तस्करों के साथ मुठभेड़ होता है। दियारा का ये इलाका है और जहां पर शराब तस्कर इस इलाके का फायदा उठाकर तस्करी के धंधे में लगे हुए थे, लेकिन इसी दौरान जब पुलिस टीम और शराब तस्करों के बीच गोलीबारी होती है, एक शराब तस्कर की मौत हुई है, दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां राघोपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। अपराधी मुकेश राय पर हत्या का आरोप लगा है। गंगा सागर राय को गोली मारी गई है और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, राघोपुर में एक शख्स की हत्या की गई है। वैशाली से ये बड़ी खबर आ रही है। लोग दीदारगंज के रहने वाले हैं। हम लोग का पुश्तैनी जमीन जफराबाद डी के वैशाली के जफराबाद डी दियर में है, जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम खेती के लिए जाते हैं आते हैं, बाकी हम लोग रहते नहीं हैं। इस बार भी अभी खेती के लिए पिताजी गांव गए थे, वहाँ पे हर साल नापी का काम चलता है, उसके बाद खेती होता है। नापी का काम हो गया था, उसके बाद बैठे थे, एक आदमी जो हम लोग के गोतिया में ही है, मुकेश है, क्या नाम है उसका, मुकेश, वो आता है, बात बात पे खड़ा हो जाता है, बेमतलब के लाठी चलाने लग जाता है, उसमें बीच बचाव करने जाते हैं, उनको गोली मारते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।